हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम लोग एक नई स्टोरी कवर करने वाले हैं जिसका टाइटल है सीईओ बॉस की प्रिंसेस। आइए अब स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 1। माँ, क्या कर रही हैं आप? मैं कहीं विदेश नहीं जा रही हूँ जो आप ऐसे रो रही हैं। ये है पारुल, हमारी इस कहानी की मुख्य नायिका। देखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत की नजरें एक बार देखे तो देखते ही रह जाएं। उम्र 23 साल, कंधे से नीचे तक के घने बाल, गोल मटोल चेहरा और चंचल हिरनी जैसी आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों को कम्प्लेक्स देने वाले पतले गुलाबी होठ, हाइट 5 फीट 2 इंच, रंग एकदम गोरा, चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान। उसके इसी गोरे रंग की वजह से उसके पेरेंट्स ने उसका नाम गौर का उपनाम पारुल रखा है। वह देखने में जितनी ज्यादा खूबसूरत दिखती है, उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग उसकी बातें। आज वह जॉब के लिए कानपुर से दिल्ली जा रही थी। बस स्टैंड पर उसके मम्मी पापा उसे छोड़ने के लिए आए थे। पारुल ने अपने मन के आंसू को अपने दुपट्टे के कॉर्नर से पोंछ दिया और फिर स्माइल करके बोली, इन आंसुओं को बचा कर रखिए, जब मेरी विदाई होगी तब रोइएगा। मुस्कुराते हुए जब ये बात कही तो उसकी माँ और ज्यादा रो पड़ी। क्या कर रही हो, भाग्यवान? अब रहने भी दो। वैसे भी जमाना बहुत बदल गया है। बच्चे अगर आगे बढ़कर अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो पेरेंट्स को उन्हें डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें तो खुश होना चाहिए। अपने पति की बात सुनकर पारुल की मां ने ताना देते हुए बोली, आप मां नहीं है इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। एक बार खुद को मेरी जगह पर रख कर देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। बस बस, समझ गया मैं। जब देखो तब ताना मारते रहती हो। क्या मैं इसे प्यार नहीं करता? क्या यह मेरी बेटी नहीं है? मॉम, डैड, आप सब वापस शुरू मत हो जाना, क्योंकि अगर आप दोनों का झगड़ा सुलझाने के लिए बैठी तो बस मिस हो जाएगी। जब पारुल ने परेशान होकर यह बात कही तो दोनों शांत हो गए। इसमें मैंने तुम्हारे लिए लंच बना कर रखा है, याद करके इसे खा लेना। पारुल की माँ उसके हाथ में लंच बॉक्स थमाते हुए बोली, वहां जाकर वहां की सारी डिटेल हमें देना। अगर किसी चीज की परेशानी हो तो बताना जरूर। और हाँ बेटा, मेरा वहां दोस्त रहता है, मैंने तुम्हें बताया है ना। उसकी जानकारी इस पर्ची में लिख दी है। उसके पापा ने एक पर्ची उसके हाथ में थामने की कोशिश की तो उसने अपने पापा की ओर देखा और फिर बोली, पापा परेशान मत होइए, मेरे मोबाइल फोन में अंकल का नंबर है, अगर मुझे परेशानी होगी तो मैं कॉल कर लूंगी। और प्लीज, आप लोग मेरे लिए परेशान होना बंद करिए। मैं सिर्फ दिल्ली जा रही हूँ, विलायत नहीं। वह अपने मम्मी पापा को रिलैक्स करना चाहती थी। वह चाहती थी कि वह दोनों उसके लिए परेशान न हो। हालांकि उसके मम्मी पापा उसे भेज तो रहे थे, लेकिन दिल ही दिल में दोनों बहुत ज्यादा उदास और परेशान थे। पारुल उनकी परेशानी को समझ रही थी, लेकिन दिल्ली जाना उसकी मजबूरी थी। पारुल के चेहरे पर स्माइल इसलिए थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसे उदास देखकर उसके मम्मी पापा भी परेशान हों। चेहरे पर फेक स्माइल लिए अपने लोगों को खुद का परवाह करते हुए देखकर उसे दिल ही दिल में दर्द हो रहा था। वह अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। बेटा, अगर किसी भी तरह की परेशानी हो तो कॉल जरूर करना, उसके पापा बार बार यही बात दोहरा रहे थे। थोड़ी देर बाद बस स्टार्ट हो गई। पारुल खिड़की से सिर निकालकर अपने पेरेंट्स की ओर देखती है, जो स्टैंड पर ही खड़े उसे जाते हुए देख रहे थे। उनकी आंखों में नमी और दुख दिखाई दे रहा था, जो दूर से ही वह देख पा रही थी। पारुल अपनी सीट पर वापस बैठ गई। पारुल की आंखें भी गीली हो गई थीं। उसने रुमाल से अपने आप को ठीक किया और फिर शांत होकर चुपचाप सीट के बैक साइड से अपना सर टिकाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। अभी बस 5 किलोमीटर ही चली होगी कि एक झटके के साथ अचानक से रुक गई। पूरे बस में हलचल होने लगी। बस में बैठे पैसेंजर कुछ समझ पाते उससे पहले ही बॉडीगार्ड के कपड़े पहने हुए दो आदमी बस के भीतर जबरदस्ती घुस गए। ड्राइवर या फिर किसी और की कोई हिम्मत नहीं थी उनके आगे कुछ भी बोलने की। दोनों देखने में ही काफी ज्यादा सख्त और रूड लग रहे थे।
वे जल्दी से पारुल के बगल वाली सीट के पास पहुंचे और वहां एक लड़की बैठी हुई थी। वे उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती बस से उतरने की कोशिश करने लगे। वो लड़की हर किसी को देख रही थी कि शायद उनमें से कोई उसकी मदद कर दे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोला। आखिर में वह परेशान होकर बोली, अरे, आप सब चुपचाप बैठे तमाशा देख रहे हैं और दो गुंडे जबरदस्ती किसी लड़की को यहाँ से लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? पारुल की बात सुनकर एक लड़का बोला, देखिए मैडम, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको इतनी ही चिंता है तो आप खुद जाकर क्यों नहीं उसे बचाते? बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, क्योंकि आप लोगों की तरह नहीं हूं मैं। आप सब यहाँ बैठे बैठे तमाशा देख रहे हैं और वो दो गुंडे उस लड़की को लेकर जबरदस्ती यहाँ से जा रहे हैं। पारुल की बात सुनकर उसके साइड में बैठा एक बुजुर्ग बोला, बेटा, मेरी बात मानो तो तुम भी इन सब लफड़ों में मत पड़ो। ये सारे आदमी राठौर के हैं। उसके सामने कोई नहीं बोल सकता। अगर किसी ने भी आवाज उठाई तो कल के बाद उसकी आवाज कभी सुनाई नहीं देगी। दादाजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर कोई आदमी मनमर्जी करता है तो हम लोग उसे अपनी मनमर्जी करने देंगे क्या? आप लोगों की इसी डर की वजह से वह गुंडा फायदा उठा रहा है। वह चाहे कितना भी खतरनाक गुंडा क्यों न हो, उसे कोई हक नहीं बनता इस तरह से किसी लड़की को लेकर जाने का। पारुल उस लड़की के पीछे पीछे बस से उतर गई। उसे बुजुर्ग आदमी ने आवाज लगाते हुए कहा, अरे बेटा, मेरी बात सुनो, क्यों अपना समय बर्बाद कर रही हो ऐसे आदमी के लिए जिसे इंसानियत की कोई कदर ही नहीं है? यहाँ राठौर को कौन नहीं जानता? शायद तुम पहली बार उसका नाम सुन रही हो इसलिए हल्के में ले रही हो। एपिसोड 2, राठौर लड़कियों का क्रश भी है। बस में बैठे दो चार आदमी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन पारुल के दिमाग में किसी की भी बात नहीं आई। पारुल जल्दी से बस से नीचे उतर गई। वह दोनों नकाबपोश आदमी उसे लड़की को जबरदस्ती खींचते हुए गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी प्रारूप एकदम से उनके पास आ गई। कौन हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? एक आदमी ने पलटकर उसकी ओर देखा और बोला, देखो, तुम इन सब लफड़े में मत पड़ो, तुम जाओ यहाँ से, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। ऐसे कैसे मतलब नहीं है? एक लड़की को जबरदस्ती लेकर जा रहे हो और पूछने पर बदतमीजी कर रहे हो। तुम लोगों को क्या लगता है कि हम लड़कियां तुम लोगों के बाप की जागीर है जिससे जब जो मन में आएगा करोगे? देखो, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। उसे लड़की ने जब पारुल की ओर देखा तो पारुल ने अपने आंखों के इशारों से उसे शांत होने के लिए कहा। वह उसे आंखों ही आंखों में कह रही थी कि तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें इन गुंडों से बचा लूंगी। देखो, हम आखिरी बार तुमसे कह रहे हैं, तुम अपने रास्ते जो, हमें तुमसे कुछ नहीं करना, हमें तो सिर्फ इस लड़की से मतलब है। उन आदमियों की बात सुनकर उसके चेहरे पर एक सार्कास्टिक मुस्कान आ गई। पारुल ने दोनों को गुस्से भरी नजरों से देखा और फिर बोली, क्या समझते हो तुम लोग खुद को? वह लड़की जब तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? पारुल ने अपना मोबाइल फोन निकाला और दोनों की फोटो खींचने लगी। क्या कर रही हो तुम? पारुल ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, तुम लोगों की तस्वीर ले रही हूं ताकि पुलिस में कंप्लेंट कर सकूं। जब तुम सब जेल के हवा खाओगे ना, तब जाकर तुम्हारी अकल ठिकाने पर आएगी। पारुल की इस हरकत से दोनों घबरा गए। वह दोनों कोई एक्शन लेते उससे पहले ही उनके मोबाइल फोन पर घंटी बजी। एक में कॉल रिसीव किया और फिर मोबाइल फोन को अपने जेब में डालकर उसे लड़की को देखा है और फिर अपने पार्टनर से बोल, बॉस को हमारी जरूरत है इसलिए हमें जाना होगा। दोनों गाड़ी स्टार्ट करते हैं उससे पहले ही पारुल ने जबरदस्ती उसे लड़की को गाड़ी से निकाल लिया। उन दोनों के पास इतना टाइम नहीं था कि वह वहां रुककर पारुल और उसे लड़की का सामना कर सके, इसलिए उन्हें हार मानकर वहां से जाना ही पड़ा। जाने से पहले उन्होंने उन दोनों को गुस्से भरा लुक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह लोग कह रहे हैं कि हम वापस जरूर आएंगे। पारुल ने उसे लड़की को बचा लिया था। वह लड़की जब गाड़ी से निकली तो उसने पारुल को देखा, उसकी आंखों में नमी थी। अरे, इतना टेंशन मत लो, ऐसे लोगों से डरना नहीं चाहिए, पारुल ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। पारुल को देखकर लग रहा था जैसे उसे किसी भी चीज की या फिर किसी भी आदमी से कोई डर नहीं। वैसे
मैं तो तुम्हारा नाम पूछा ही नहीं। उसे लड़की ने धीरे से जवाब दिया, मैं अनिका। मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन शायद तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अनीता भी लगभग पारुल की उम्र की थी। वह भी देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसके बाल एकदम गोल्डन कलर के थे, उसकी आंखें थी हल्की ब्राउन कलर की थी। वह देखने में बहुत ही क्यूट और प्यारी लगी। अरे तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? बस में भी सारे लोग मुझे मना कर रहे थे। पारुल कंफ्यूज थी कि हर कोई उसे ऐसा करने से मना क्यों कर रहा था, जबकि ऐसा करना तो अच्छी बात है। अनिका ने गहरी सांस ली और बोली, इसलिए क्योंकि तुम जिसे उलझा रही थी वह राठौर के आदमी थे। शायद तुम उसे नहीं जानते, लेकिन पूरे दिल्ली पर उसका हुकूमत चलता है। और एक बड़ी बात, अगर कोई उसके आंखों में घातक जाता है तो उसके लिए उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाए। अगर किसी तरह उसके आदमी उन्हें या फिर उसे पता चल गया तो तुम्हारे लिए दिल्ली शहर में रहना मुश्किल हो जाएगा। अनिका, मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? उसने स्माइल करते हुए जब ये बात अनीता से कही तो अनिका एकदम कंफ्यूज्ड हो गई। यह पहली बार था जब राठौर की पर्सनैलिटी और नाम जानने के बाद भी कोई लड़की डरने के लिए तैयार ही नहीं थी। वह अभी भी कॉन्फिडेंस के साथ शांति से उसके बारे में सुन रही थी, और तो और उसके चेहरे पर एक स्माइल थी जो उसके कॉन्फिडेंस को बता रही थी। अनिका ने कंफ्यूजन से उसकी ओर देखा और बोली, क्या सच में तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता? अगर तुम्हें दिल्ली जाकर प्रॉब्लम फेस करना पड़ा तो तब की तब देखेंगे। अनिका, अभी क्यों इस बारे में बात करना? और रही बात उसे बदतमीज राठौर की, तो उसे तो मैं चुटकी में हरा दूंगी, तुम उसकी चिंता मत करो। चुटकी वाली बात सुनकर अनिका को मन ही मन हंसी आ गई। वह इंसान जिसे पूरे दिल्ली का माफिया गैंग परेशान होकर अंडरग्राउंड हो गया, वह आदमी जो ना तो अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करता है और ना ही खुद की जान की परवाह करता है, उसे पारुल चुटकी में हरने की बात कर रही थी। अनिका को पारुल पर हंसी भी आए और उसकी प्यारी बातें सुनकर उसे पर तरस भी आया। इस बात में कोई शक नहीं था कि वह बहुत चंचल स्वभाव की थी। अनिका को पहली नजर में ही पारुल की हर बात पसंद आ गई थी। वह जानती थी कि पारुल शिवाय को हरा नहीं सकती, लेकिन वह इतना जरूर जानती थी कि पारुल कोई आम लड़की नहीं है, कुछ तो खास है इस लड़की में। अनिका, मुझे इस तरह से देखो मत, मुझे शर्म आती है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। चलो अब दूसरे बस के इंतजार करते हैं, ये तो मिस हो गया। इतना कहकर पारो ने अनिका का हाथ पकड़ा और चलने लगी। पारो का इस तरह से अनिका का हाथ पकड़ना, अनिका को अपनापन की अनुभूति हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपना उसके साथ है। पारो के चेहरे का कॉन्फिडेंस एक पैसे का भी कम नहीं हुआ था। उसके चेहरे पर जो एटीट्यूड था वह वाकई में लाजवाब था। एक नज़र उसकी ओर देखा और फिर धीरे से बोली, तुम्हें पता है पारुल, मैंने सुना है कि राठौर को हर लड़की अपना बनाना चाहती है। मेरा मतलब है कि राठौर एक घमंडी बिजनेसमैन तो है ही, लेकिन वह बहुत हैंडसम और चार्मिंग भी है, ऐसा मैंने सुना है। अनिका ने कहा, इसलिए बहुत सारी लड़कियों का क्रश भी तो है। वह कोई बेवकूफ़ी लड़की होगी जो उसे घमंडी और इतने बड़े क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले इंसान के साथ अपने फ्यूचर का इमेज करेगी। मुझे तो उसे आदमी के बारे में सुनकर ही इतना गुस्सा आ रहा है, जरूर वह कलकलूटा घमंडी इंसान होगा। पारुल दांत पीसते हुए गुस्से से बोल रही थी। ऐसा लग रहा था अगर वह इस वक्त उसके सामने होता तो वह उसका मुंह नोच लेती। एपिसोड 3, दिल्ली दिलवालों की। दिल्ली। फाइनली पारुल दिल्ली पहुंच गई थी। बस से निकालकर जब उसने पहली बार दिल्ली के जमीन पर रखा तो ऐसा लगा जैसे हवा का रुख ही बदल गया हो। इस हवा में एक अलग सा बदलाव था जो उसे समझ नहीं आया। ऐसा लगा जैसे पूरे मौसम में गर्माहट आ गई हो। उसने अपनी आंखें छोटी करके चारों तरफ देखा। शोर शराबा, भीड़ और आवाज सुनाई दे रही थी। घटिया की आवाज, लोगों के चलने की आवाज, गाड़ियों के चलने की आवाज, लोगों की बातों से जो शोर हो रहा था वह पूरे वातावरण में गूंज रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पूरे जीवन में पहली बार इतना ज्यादा शोर शराबा सुना है। कहते हैं दिल्ली दिल वालों की नगरी है, लेकिन मुझे यहाँ पॉल्यूशन और कर के अलावा कुछ भी ना तो सुनाई दे रहा है और न दिखाई। सच में दिल्ली देखना चाहती हो तो यहाँ रहो। एक आवाज जिसे सुनकर वह पीछे मुड़ती है। सामने उसके पिता की उम्र के एक आदमी खड़े थे। ये थे उसके पापा के दोस्त कन्हैया प्रसाद।
और उनके साथ ही थी एक पारुल की हम उम्र की लड़की, निधि। बिल्कुल गोलगप्पे जैसी। उसकी हाइट पारुल से थोड़ी छोटी थी, लेकिन वह देखने में बहुत ही क्यूट और मासूम दिखाई देती थी। उसके बाल उसके कंधे लगता बिल्कुल बॉय कट। वह जल्दी से निधि के पास आए और उसके गले से लिपट गई। दोनों सहेलियां शायद बरसों बाद में दोनों की आंखों में अनजाने में ही नमी आ गई थी। यार फारूक, फाइनली मैं तुझे बात नहीं सकती कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। निधि की खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो और वह अपनी खुशी समेत नहीं पा रही है। मुझे तो आना ही था, तुमने इतने प्यार से जो बुलाया था, पारुल ने उसके बाद का जवाब दिया। बस करो, रहने दो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम यहाँ जॉब के लिए आए हो, तो बेकार की बातें नहीं करो तो अच्छा होगा। कन्हैया प्रसाद दोनों को देखकर मुस्कुराते हैं। अरे बेटा बस बस, अब रहने भी दो, घर जाकर जितने भी शिकायतें हैं एक दूसरे से बात करके पूरी कर लेना। अभी तो गाड़ी में बैठो। अभी पारुल को थोड़ा आराम करने दो, रिलैक्स हो जाने दो, फिर झगड़ा करते रहना। पारुल निधि और उसके पापा के साथ उनके घर पहुंच चुकी थी। निधि के पापा एक गार्ड की जॉब करते थे। निधि भी एसआर कंपनी की एम्प्लॉय थी। घर की हालत इतनी भी खराब नहीं थी। कन्हैया प्रसाद जैसे ही भीतर गए कि एक तीखी आवाज को सुनकर उनके कदम दरवाजे पर ही रुक गए। देखिए, हम उसे लड़की को ज्यादा से ज्यादा कर या 5 दिन रख सकते हैं, उसे हमेशा यही रहना है तो उसे अपने रहने का दूसरी जगह इंतजाम करना होगा। उससे कह दीजिएगा कि हमारे भरोसे ना रहे। यह आवाज थी निधि की मां महिमा की। निधि की मां उसके पापा से बहुत ही अलग नेचर की थी। दोनों के नेचर में जमीन और आसमान का फर्क था। निधि की मां ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई लड़की आकर फ्री में उनके घर रहे। मेरी बात क्वेश्चन कर मुझसे नाराज मत हो जाएगा, मैं जो कह रही हूँ वह सही तो है। आपकी कमाई से तो घर चलने से रहा, और आपकी बेटी जो कमेटी है उसे घर का खर्चा और बड़ी मुश्किल से थोड़ी सेविंग हो पाती है, और किसी और को घर पर रख लेंगे तो उसका खर्चा और बाकी सब चीज कैसे मैनेज होगा। जरा चुप ही करो महिमा, अभी तो वह घर पर आए हैं और तुम अभी से शुरू हो गई। देखो, मैं जानता हूँ कि हमारी हालत ठीक नहीं है, लेकिन उसे बच्ची को इस तरह से कहीं छोड़ भी तो नहीं सकते। महिमा ने आंख दिखाते हुए अपने पति से कहा। सच बात सुनने की तो आपको आदत ही नहीं है। मैंने जो कहा वह बिल्कुल सही ही तो है। आखिर कब तक हम उसे अपने घर पर रखेंगे, उसे खुद का ठिकाना तो ढूंढना ही होगा, इसलिए मैं पहले ही बता दे रही हूँ। अब बस भी करो, भाग्यवान अगर वह सुन लेगी तो। अभी वह ये बातें बोल ही रहे थे कि तभी उनकी नजर पारुल पर गई। पारुल को देखकर उनके चेहरे पर नकली स्माइल आ गई। पारुल ने महिमा जी के पैर छुए। महिमा जी के चेहरे पर भी फेक स्माइल आ गई। निधि पारुल को लेकर अपने कमरे में चली गई। पारुल के जाने के बाद महिमा जी ने अपने पति की ओर आंखें दिखाते हुए कहा, आप क्या करेंगे मैं नहीं जानती, लेकिन आज के 10वें दिन में इस लड़की को घर से निकाल दूंगी, इसलिए अच्छा होगा कि आप इससे कह दें कि अभी से ही खुद का ठिकाना ढूंढने की कोशिश करें। कन्हैया प्रसाद में आगे कुछ भी नहीं कहा। उनकी तो अपनी पत्नी के आगे कुछ चलती ही नहीं थी, इसलिए वह शांत होकर चुपचाप वहां से चले गए। पारुल जब कमरे में पहुंची तो वह थककर एकदम से बेड पर बेपरवाह की तरह एकदम से फैल गई और अंगड़ाई लेते हुए बोली, यार निधि, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि मैं कितना ज्यादा टाइट महसूस कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने घंटे मेहनत किया है। निधि ने उसकी बात सुनी तो बोली, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तू थक गई है। शावर लेकर थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, फिर कुछ खा लेना, उसके बाद से आराम कर लेना, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। आज आराम कर लो, कल से तो जॉब पर जाना है। निधि ने जब ये बात कही तो पारुल उठकर बैठ गई और बोली, अच्छा निधि, मुझे एक बात बताओ, मेरी जब इस कंपनी में लगी है जहां पर तू जॉब करती है, फिर तो तुझे पता ही होगा कि मेरे बॉस कैसे हैं। मेरा मतलब है कि तुम्हारे बस ही तो मेरे बॉस होंगे ना। मेरी जान, ये सब बाद में डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा आराम कर लो। निधि ने उसे ऐसा कह तो दिया, लेकिन अपना नाखून अपने मुंह में ले जाकर उसे चबाने लगी और खुद से बोली, अब तुम्हें क्या बताऊं, वह बस नहीं बल्कि राक्षस से रक्षा, थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए तो बर्दाश्त नहीं करता। ऊपर से उसकी आवाज ऐसा लगता है जैसे गोली चल रही है। अगर मुझे इस जॉब की जरूरत नहीं होती तो बहुत पहले ही रिजाइन दे दिया होता, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है।
मैं निधि को ये सब बात कर अभी से परेशान नहीं करना चाहती। पारुल में अपने बैग से कपड़े निकले और निधि के वॉशरूम में चली गई। निधि का वॉशरूम उसके के से सेपरेट था। एपिसोड 4 वो राठौर। पारुल ने अपने आप को रिलैक्स करने के लिए काफी देर तक शावर लिया ताकि उसका दिमाग रिलैक्स हो सके। कमरे में आई तो उसने देखा कि कमरे में कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि निधि भी नहीं। चावल लेने के बाद उसे बहुत हल्का हल्का महसूस हो रहा था। अच्छा किया जो नहा लिया, अब लग रहा जैसे मुझे इस दुनिया की खबर है, वरना सिर्फ फट ही रहा था। उसने अपने बालों को टॉवल से कर किया हुआ था। वह खिड़की के पास आ गई। खिड़की के पास आकर उसने अपने बालों को खोल दिया। खिड़की से होते हुए जो सूरज की किरणें आ रही थी वह सीधे उसके ऊपर पड़ रही थी। उसने अपने बालों को खोल दिए और उसमें कोम करने लगी। उसके बालों से जब खुशबू निकल रही थी वह बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई थे। उसने अपनी आंखें बंद किया और अपने बालों को सहलाते हुए एक झटके में पीछे कर दिया और खिड़की से आई हुई हल्की हल्की हवा की अनुभूति लेने लगी। अचानक से उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। किसी के नैनों की तपिश महसूस होते हैं। उसने अपनी आंखें बड़ी करके उसे और देखने की कोशिश की। उसने देखा कि निधि के टेरेस के दूसरी ओर एक बड़ा सा टेरेस था जिस पर एक लड़का आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी नजरें पारुल की तरफ थी। उसके चेहरे पर हल्की सिमिले थे। उसे देखकर लग रहा था जैसे वह न जाने कब से पारुल को देख रहा था। पारुल ने जब उसे लड़के को खुद की ओर देखते हुए पाया तो उसने अपने गले में लगे दुपट्टे को ठीक किया और एक झटके में खिड़की को बंद कर दिया। कितना घटिया है ये लड़का, इसमें तो शराफत नाम की कोई चीज ही नहीं है। ऐसे देख रहा था जैसे अभी खा जाएगा। पता नहीं क्या हो गया है इन लोगों को। वैसे तो बड़ा कहते हैं दिल्ली दिल वालों की शहर है, पर इन लोगों की हरकतें देखकर तो नहीं लगता इस पूरी दिल्ली में एक निधि ही है जो सबसे बेस्ट है, वरना तो यहाँ के लोग। बाप रे। वह खुद से ही बातें कर रही थी कि तभी निधि अपने हाथ में काफी का मांग लेकर आई। उसने टेबल पर काफी का मांग रखा और बोली, किस पागल का दिमाग फिर गया है जो मेरी दोस्त को देख रहा था। अच्छा हुआ निधि आ गई। तू देखना, इस खिड़की से मुझे एक लड़का देख रहा था, मैंने तो गुस्से में दरवाजा ही बंद कर दिया। अच्छा किया बहन, इतना अच्छा गोल्डन चांस मिस करके मुझसे शिकायत लग रही हो। तुम्हें पता भी है वह कौन है? वह यहाँ सिर्फ 6 महीने के लिए आया था, 3 महीने बाद वापस अमेरिका चला जाएगा। बहुत पैसे वाले हैं इसके पापा, और तो और पूरी जायदाद का इकलौता मालिक है। रियल स्टेट के एजेंट है इसके पापा। अमेरिका में इनका करोड़ों का बंगला, महंगी गाड़ियां और न जाने क्या क्या है। मैं भी कई बार इस खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, पर उसने मुझे कभी नहीं देखा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये चांस मिस करना। निधि क्या बोल रही है तू? तुझे समझ में भी आ रहा है कि तू क्या कहा रही है? पारुल अपने दोस्त को एकदम शक भरी निगाहों से देखती है। रिलैक्स यार, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही है? देखो, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत डिफरेंट लड़की हो, पर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को भी जानती हूँ। उन्होंने मुझे खुद कहा है कि अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद आ जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। फिर तो तुम्हें इस बात से खुश होना चाहिए। जब तो तुम्हें ऑलरेडी मिल चुकी है, और रही बात शादी की तो 1-2 महीने आजमा कर देख लो। अगर लड़का पसंद आया तो फिर शादी कर लेना और हमेशा हमेशा के लिए सिंगल हो जाना। तुम्हारी लाइफ भी एकदम बिंदास हो जाएगी। क्या बकवास है ये? तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? देखो निधि, मैं तुम्हारा रेस्पेक्ट करती हूँ और अपनी मम्मी पापा की भी। उन्होंने ऐसा कहा तो ये बात मेरे लिए बहुत मायने रखती है, पर मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी भी लड़के में इंटरेस्ट है। मैं यहाँ जॉब करने आई हूँ और इस पर फोकस करूंगी। और हाँ, मुझे बेकार और फालतू की बातें बताना बंद करो, मुझे उसने इंटरेस्ट नहीं है। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो खुद की मेहनत के दम पर हासिल करूंगी। किसी से शादी करके मुझे कुछ भी लेने का शौक नहीं है। बस बस बस, समझ गई मैं महारानी, इतना लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड होने के नाते कह रही थी। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, पर प्लीज यार इतना लाइक से मत सुनो। इतना लेक्चर तो मेरी मम्मी पापा भी नहीं सुनते। आई एम सॉरी, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही प्रॉपर रिएक्ट कर दिया। पारुल को अपने कहे शब्दों पर गिल्टी महसूस हो रहा था। पारुल ने कॉफी का कप उठाया और एक सिर्फ कॉफी पीने के बाद बोली, यार मुझे मीठी काफी पसंद है, इसमें थोड़ा और शक्कर डालो ना।
क्या सच में इतनी तो चीनी डाली है तुझे, और भी चाहिए? चल ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद उसने और शक्कर लाकर उसके कप में डाल दिया। पारुल ने चम्मच से पूरे कप में चीनी को घोलने के बाद एक कॉफी पीकर आनंद की अनुभूति लेते हुए बोली, अब मेरी पसंद की कॉफी बनी है, एकदम झक्कास। दिल। उसकी बात सुनकर विधि मुस्कुरा देती है। तुम्हें पता है निधि, मेरा बस चले तुम्हें खाने की। हार्दिक ने शक्कर डाल दो, मुझे इतना पसंद है, लेकिन क्या करूं, पेरेंट्स ने मना किया है कि ज्यादा मीठा नहीं खा सकती। पर तुम ही बताओ, जब आखिर में सबको बुरा ही होना है तो फिर चीजों को अवॉइड करने का क्या फायदा। अगर मेरे बच्चे होंगे तो मैं तुम्हें साफ कह दूंगी कि जो खाना है खाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे टिपिकल पेरेंट्स नहीं बना, सच बता रही हूँ तुम्हें। मतलब बच्चों के बारे में अभी से सोच रही हो? क्या बात है, शादी में लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन बच्चों में इंटरेस्ट है, अभी से सोच लिया है कि क्या करना है, मानना पड़ेगा तुम्हें। निधि ने उसे ताना मारते हुए कहा। निधि, मेरी टांग खींचना बंद करो, मैं तो बस ऐसे ही कैजुअल कह दिया था, तुम ज्यादा सीरियस मत लो। एपिसोड 5, कयामत का दूसरा नाम, राठौर। राठौर मेंशन। एक बड़ा सा मेंशन जो दूर से ही देखने पर अपने अनोखी बनावट की वजह से हर किसी को अपने और अट्रैक्ट करने वाला, ये घर राठौर मेंशन के नाम से जाना जाता था। घर के अंदर घर के लोगों के अलावा सारी चीज मौजूद थी, सुख सुविधाओं से लेकर हर एक चीज वहां पर थी। नौकर चाकर, हर काम के लिए अलग नौकर रख गए थे। सबका ड्रेस कोड डिसाइड था, हर किसी ने एक ही तरह की ड्रेस पहने हुए थे, जैसे किसी स्ट्रिप स्कूल के बच्चे हर रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, बिल्कुल वैसे ही राठौर मेंशन में काम करने वाला हर शख्स वक्त के साथ साथ डिसिप्लिन से पैसे बंधा हुआ था, जैसे रघुकुल के लोग अपने रीति और संस्कार के बंधे हुए थे। उससे भी बड़ी बात थी राठौर का गुस्सा, उसे ना तो किसी से डर लगता था और ना ही वह किसी की बात मानता था। उसके जीवन में सिर्फ एक ही उसूल था, वह हर किसी पर हुकूमत करना चाहता था, चाहे पैसे से हो या फिर रुतबे से। जैसे ही राठौर मेंशन के सामने गाड़ी आकर रुकी, मेंशन में काम करने वाले सभी नौकरों के देने अपने आप ही फुर्ती आ गई, सभी लोग अपने काम में लग गए। हर किसी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि हर किसी ने एनर्जी ड्रिंक पी लिया है। गाड़ी जैसे ही रुकी, गाड़ी का दरवाजा खुला, उसमें से ब्लैक सूट पहने एक 25 साल का नौजवान निकाला। ये था विहान शिवाय, राठौर का मैनेजर, जो कि उसका दोस्त भी था। उसने बाहर निकाल कर दरवाजा खोल, जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसमें से शिवाय निकला। शिवानी जब राठौर मेंशन में कदम रखा तो काम करने वाले लोगों की रूह कांप गई। शिवाय आगे आगे जा रहा था, उसका मैनेजर विहान उसके पीछे पीछे। शिवाय के फेस के एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी ने एक बार भी नहीं मुस्कुराया हो। 6 फीट हाइट, गोरा रंग, एकदम परफेक्ट बॉडी मॉडल, चेहरे पर एटीट्यूड और कड़वाहट, नफरत से घूरती वो निगाहें जो किसी को भी एक पल में जलकर राख कर दे। जैसे ही हो हाल में पहुंचा, उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई। चारों ओर देखने के बाद वह सीधा अपने कमरे में चला। उसके कमरे में पहुंचने के तुरंत बाद एक सर्वेंट में आकर बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ कहा, सर आपके शॉवर लेने का टाइम हो गया है। सर्वेंट की बात सुनकर उसने एक नज़र उसकी ओर देखा। उसके जाने के तुरंत बाद भी ध्यान में दरवाजा अंदर से लॉक किया। ये सब क्या है शिवाय? माना कि तेरे पास बहुत पैसा है, पर हर छोटी चीज के लिए नौकर रखना जरूरी है क्या? एक बात बता, तुझे अच्छा लगता है जब तुझे इस तरह से बार बार डिस्टर्ब किया जाता है? बिहार स्टोन में बात कर रहे हो मुझसे? क्या तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ? मैं कुछ भी नहीं बोला। शायद तुम भूल गए हो कि मैं सिर्फ तुम्हारा मैनेजर नहीं बल्कि तुम्हारे दोस्त भी हूँ। हाँ तो मैंने कब मना किया है? अगर तू दोस्त है, तुझे किसी चीज की जरूरत है तो बताओ मुझे। देखो शिव, ना तो मुझे किसी चीज की जरूरत है और ना ही मुझे तुमसे कोई चीज चाहिए। मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अपनी लाइफ को अपने हाथों से स्पॉइल मत करो। ये सब कितना इरिटेटिंग है। किसी ने तुम्हारे शूज बदल दिए, किसी ने तुम्हारा चश्मा लाकर दे दिए, किसी ने तुम्हारे अंडरगारमेंट मिलाकर रख दिए इसीलिए तुम्हारी बहुत संभाली, किसी ने तुम्हारे हेयर स्टाइल बनाए, किसी ने तुम्हारे लिए स्पीच लिखी, किसी ने तुम्हारा बेडशीट लगाया। मतलब हर चीज के लिए तुमने सर्वेंट लगा रखे हैं। मुझे ये बताओ, तुम खाना खुद खाते हो या फिर उसके लिए भी कोई रखा है?
रेहान, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तो इस बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं करना चाहिए। शिवाय ने बेड पर फेंक दिया और फिर अपने आस्तीन को ऊपर करके काउच पर बैठकर रेहान की ओर देखकर बोला, मेरी फिक्र मत करो। मेरी फिक्र करते हो तो मुझे अच्छा तो लगता है, पर मेरी फिक्र करना तुम्हारा काम नहीं है। बिहार, तुम्हारी अपनी भी फैमिली है, उनके बारे में सोचो। मेरा क्या है, मेरी लाइफ जैसे तैसे कट रही है। अपनी बकवास बंद कर। मेरी कौन सी लाइफ, मेरी सारी लाइफ तो तेरे साथ बीत जाती है। 24 घंटे मुझे तेरे साथ रहना पड़ता है। तेरी बकवास, तेरे सारे कारनामे। तू एक काम कर भाई, तू शादी कर ले। क्या बकवास कर रहा है मैं और शादी? तुम्हें लगता है मुझे इन सब में इंटरेस्ट होगा? देख भाई, मेरी माँ तो मुझे रोज परेशान कर रही है शादी के लिए, पर मैंने उनसे कहा है कि शादी करूंगा, पर अब लग रहा है जैसे मेरी शादी हो चुकी है। बिहार ने जब ये बात कही तो राठौर एकदम क्यूरोस होकर बैठ गया और उसकी ओर सवालिया नजरों से देखते हुए बोला, तुम्हारी शादी हो गई और तुमने मुझे बताया कि नहीं? इसमें बताने वाली कौन सी बात है राठौर, जो मैंने तुम्हें नहीं बताया? मेरी शादी हुई जरूर है, पर खुद मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि मेरी शादी तुमसे हुई है। तुम पति की तरह मुझ पर हुकूमत चलाते रहते हो। जब देखो तब मुझे तुम्हारे इशारों पर नाचना पड़ता है, जैसे बीवी अपने पति के इशारों पर नाचती है। एक बाथरूम के अलावा हर जगह तुम मुझे अपने साथ लेकर जाते हो। मैं तुम्हारे हर सुख दुख में साथ रहता हूँ, तो इस नाते तो मैं ही तुम्हारा पत्नी हुआ और तुम मेरे शो कोल्ड हस्बैंड। विहान में जब ये बात कही तो उसे लगा कि शायद ये सुनकर शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, लेकिन इसके बदले शिवाय के चेहरे के एक्सप्रेशन की बदल गए। शिव एकदम से उठकर खड़ा हुआ और उसकी ओर देखते हुए बोला, ठीक है, मैं समझ गया, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। मैंने अपने लिए सेक्रेटरी हायर किया है। अगर वह कल से जॉब पर आ जाती है तो मैं खुद तुम्हारे साथ इतना टाइम एक्सपेंडित नहीं करूंगा, पर तुम्हें मेरे साथ काम से कम 4 घंटे तो बिताने ही होंगे। बस करो यार, हर बात को खाने का एक तरीका होता है। तुम जो बातें कर रहे हो और जिस टोन में कह रहे हो, उसे सुनकर तो किसी को लगेगा जैसे हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। विहान भी परेशान हो चुका था राठौर से। राठौर की जिंदगी में ना तो कोई रास्ता और ना ही कोई इंटरेस्ट। उसके नज़र में किसी की कोई अहमियत नहीं थी। वह बस लोगों को दबाकर ऊपर उठाना चाहता था, क्योंकि उसे जिंदगी से अब कुछ भी नहीं चाहिए था। शायद उसके दिल में कोई घाव रह गया था जिसे वह इतनी बुरी तरह से भर रहा था। एपिसोड 6, बुरा सपना। शाम के वक्त शाम के पारुल में डिनर करने के बाद निधि से कहा, मुझे रात को वॉक करने की आदत है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं भी पापा के साथ गार्डन में वॉक के लिए जाती हूँ, लेकिन अब जब तुम आ गई हो तो हम दोनों इंसान चलेंगे। दोनों सहेलियां वॉक के लिए निकल गई। आपस में पुरानी बातों को याद करते हुए दोनों चल रही थी। अच्छा निधि, मुझे एक बात बताओ, तुमने कहा कि दिल्ली में सभी लोग ब्रॉड माइंडेड है। किसी की मर्जी किसी के ऊपर नहीं ठोकी जाती। हर कोई अपनी मर्जी से अपना लाइफ पार्टनर चुन सकता है। तो फिर अभी तक तेरा कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं? ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? उसने शक भरी निगाहों से जल निधि की ओर देखा तो निधि चलते चलते एकदम से रुक गई। उसने पारुल को कोहनी मारी और रूठने का नाटक करते हुए बोली, बॉयफ्रेंड तो तब होगा ना जब मेरा ध्यान खाने पर से हटेगा। यार, मैं बहुत ज्यादा थोड़ी हूँ। मुझे सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पसंद है तो वह है खाना। मुझे खाना बहुत पसंद है। और रही बात ब्रॉड माइंडेड की, कई घरों में आज भी पेरेंट्स की मर्जी ही चलती है, पर मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं है। उन्होंने तो मुझसे कहा है कि अगर मुझे कोई पसंद आता है तो मैं उनसे खुलकर बात कर सकती हूँ, पर मुझे आज तक कोई मिल ही नहीं। उसने थोड़ी उदासी भरे शब्दों में कहा, कोई बात नहीं मेरी, अगर कोई नहीं मिला तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसी के आने से हमारी लाइफ डिस्टर्ब होती है। जब तक सिंगल हो तब तक लाइफ का जितना भी एंजॉयमेंट करना है कर लो, क्योंकि एक बार किसी के साथ रिलेशन में आ गई तो फिर हमें तो हमेशा के लिए एडजस्टमेंट वाली जिंदगी की आदत डालनी होगी। बात तो तुम्हारे बिल्कुल सही है। दोनों फिर हंसते मुस्कुराते बातें करते हुए वह करने लगी। वह गार्डन उनके घर से 30 कम की दूरी पर ही था, ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए वह भी आराम से चल रही थी। अभी 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि एक लड़का अपने कान में हेडफोन लगाए गार्डन में घूमता हुआ दिखाई दिया। यह कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जो टेरेस पर खड़ा होकर खिड़की के पास खड़ी पारुल को देख रहा था।
इस वक्त उसने शॉर्ट्स पहने हुए थे। जैसा कि निधि ने बताया था कि वह अमेरिका में बड़ा है, शायद इसीलिए उसके कपड़े पहनने का ढंग भी बहुत अलग था। उसने अपने कानों में हेडफोन पहना हुआ था और उसका पूरा ध्यान अपने आप में ही था, शायद वह अपने आसपास देखा भी नहीं रहा था। जैसे ही निधि ने उसे गार्डन में देखा, वह जल्दी से पारुल से बोली, पारुल वो देखो वह भी आया है। निधि बहुत एक्साइटेड दिखाई दे रही थी। बस करो यार, जब ये गार्डन इसी के लिए बनाया गया है तो यहाँ पर तो कोई भी आ सकता है, इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? तू पागल है, तू नहीं समझेगी। निधि पारुल को वहीं छोड़कर और चुपचाप वहां से उठकर उसे लड़के के करीब से ही वॉक करते हुए निकल गई। लेकिन उसने नोटिस नहीं किया। दूसरी बार भी जब उसने ऐसा ही किया तो इस बार भी शायद उसने नोटिस नहीं किया। आखिर में परेशान होकर वह चुपचाप वापस लौट आई। उसका चेहरा एकदम लटक गया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत बुरा लगा है। हालांकि वह देखने में बहुत प्यारी थी। अपने दोस्त को उदास देखकर पारुल को भी अच्छा नहीं लगा। पारुल निधि के पास आए और सिर्फ उसे लड़की का मजाक करते हुए बोली, दिल्ली में लड़कों की कमी है क्या जो तुम उसे पर मर रही हो, या रहने दो ये सब। थोड़ी देर तक निधि शांत रहे, शायद उसके पास कोई जवाब नहीं था। निधि को हट हुआ था। थोड़ी देर बाद दोनों वापस घर आ गए। निधि ने उसके बाद से कोई बात नहीं की, वह चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेती है। पारुल भी बेड पर पड़े पड़े निधि के कुछ कहने का इंतजार कर रही थी। वह दिल ही दिल में समझ गई थी कि निधि को बहुत बुरा लगा है, लेकिन पागल इस समय नहीं पड़ना चाहती थी। निधि थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर उसने सोचा कि अगर उसे हट हुआ भी है तो इसमें पारुल की क्या गलती। निधि पीछे की तरफ मोड़ी। उसने देखा कि पारुल अभी भी जगी हुई है। पारुल अपनी बड़ी बड़ी आंखों से निधि की ओर देख रही थी। निधि ने उसके बल पर अपना हाथ रखा और बड़े प्यार से बोली, आई एम सॉरी, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही ओवररेट कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, अब काफी रात हो चुकी है, चुपचाप सो जा। दोनों ने सुकून की सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ कमरे में कन्हैया प्रसाद की बीवी मुंह फुल बैठी हुई थी, जबकि कन्हैया प्रसाद आराम से बेड पर सोए हुए थे। उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखा और बोले, अरे भगवान, ठीक है, मैं आज तक तुम्हारी कोई बात टाली है। अगर लाल भी दूंगा तो तुम डालने दोगी क्या? तुम वही करती हो जो तुम्हारा मन करता है। मैंने कहा ना, मैं उसे लड़की से कह दूंगा कि वह अपने लिए कोई घर ढूंढ ले। जब उनकी पत्नी ने यह बात सुनी, उनके चेहरे पर अचानक से खुशी आ गई। अपनी पत्नी को खुश देखकर कन्हैया प्रसाद अपने मन में बोले, न जाने किस मनहूस घड़ी में मैं इस औरत से शादी की, ना तो खुद खुश रहना जानती है और ना ही किसी को खुशी देना। कन्हैया प्रसाद करवट बदलकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उन्हें मन ही मन गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकते थे, वह मजबूर थे। क्या कहूंगा मैं अपनी दोस्त से कि मैं उनकी बेटी को 1 महीने भी अपने घर नहीं रख पाया? क्या कहूंगा मैं उनसे कि मेरी अपनी पत्नी के आगे कुछ भी नहीं चलती? ना जाने किस किस तरह के ख्यालों में गुम हो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। निधि की माँ भी बहुत ज्यादा खुश थी यह जानकर कि अब पारुल कुछ ही दिन में वापस खुद का घर लेकर वहां से चली जाएगी। पारुल निधि के साथ चांदनी चौक के गलियों में घूम रही थी। वह तरह तरह की चीजों को देखते और चांदनी चौक के लेडीज मार्केट में जाने के बाद उसे समझ में आया कि वास्तविक में कॉस्मेटिक दुकान होती कैसी है। एक से बढ़कर एक चीज मौजूद थी वहां, और तो वह जितना चीजों को देख रही थी उतना ही आकर्षित होते जा रही थी। निधि तो न जाने कब की उसके पीछे छूट गई थी। वह चीजों को देखते हुए आगे बढ़ रही थी कि अचानक 2 आदमी उसके सामने आकर खड़े हो गए। उन दोनों को देखकर वह एकदम से घबरा गई। यह वही आदमी थे जो अनिका को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहे थे। पारुल कुछ समझ पाते उससे पहले उन दोनों आदमियों ने पारुल को पकड़ा और गाड़ी की डिक्की में डाल दिया। लगभग आधे घंटे बाद गाड़ी एक सुनसान जगह पर रुकी। जब उन्होंने डिक्की खोली और उसमें से पारुल को निकाल कर खड़ा किया, पारुल को अब लग रहा था उठा के शायद उसकी सांस आ रही है। उसने अपने आसपास देखा और फिर उन दोनों आदमियों को देखकर कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन कुछ भी बोलना मुमकिन नहीं था। वह बुरी तरह से स्ट्रगल करके थक चुकी थी। जितने देर वह डिक्की में बंद थी, हर एक पल वह खुद को छुड़ाने का स्ट्रगल कर रही थी। वह इतनी ज्यादा थक गई थी कि उसकी आंखें बार बार झक रही थी। उसे खड़ा भी हो पाना मुश्किल हो गया था।
पारुल को जब लगा कि उन दोनों आदमियों का ध्यान दूसरी तरफ बढ़ गया है तो उसने अपने मन में सोचा कि बस यही एक वक्त है यहाँ से भाग निकलने का। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी एनर्जी जुटाई और फिर पूरा जोर लगाकर वहां से भगाने के लिए दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते वह अचानक एक सख्त चीज से टकराकर गिर गई। उसे चक्कर आ रहा था। वह बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर देखने की कोशिश करती है कि इस इंसान बियाबान बीच पर आखिर कौन आ गया। वह उसे आदमी का चेहरा नहीं देख पा रही थी, लेकिन वह उसके कपड़े और उसके भूत देख पा रही थी। उसके हाथ में करोड़ों की घड़ी, लाखों के बूट, औरत, और उसने जो कपड़े पहने हुए थे वह भी डिजाइनर ड्रेस थे। यहाँ तक कि उसमें जो रिंग पहनी हुई थी वह भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थी। उसके इन सब चीजों से उसके रईसी का अंदाजा लगाया जा सकता। वह जमीन पर गिरी हुई थी। उसे आदमी ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। उसे आदमी का पोलाइट नेचर देखकर बिना एक पल भी गवाए पारुल ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। पारुल ने जैसे ही अपना हाथ उसके हाथ पैर रखना चाहा, उसे आदमी ने बड़े ही स्टाइल से अपना हाथ पीछे कर लिया। उसके चेहरे पर एक सार्कास्टिक मुस्कान आ गई। उसके मुस्कान में एक अजीब बात थी जो उसे पूरे माहौल को सस्पेंस बना रही थी। अच्छा, तो तुम हो जिसे अनिका को बचाया। तुमने सोचा भी कैसे लिया कि तुम अनीता को बचाकर मुझसे दूर लेकर जाओगी और मैं चुपचाप देखता रहूंगा। अब जाकर पारुल को सब कुछ समझ में आ गया था। पारुल ने जैसे ही उसे आदमी के मुंह से यह बात सुनी, पारुल के चेहरे पर कड़वाहट आ गई। उसने बड़े शक्ति के साथ कहा, अच्छा तो तुम हो। तभी मैं कहूँ कि सब लोग तुमसे डरते क्यों हैं? तुम्हारे इस घटिया नेचर की वजह से सब तुमसे डरते हैं और तुम्हें इस बात से खुशी होती है। पारुल का इतना कहना था कि उसे आदमी ने बड़े मजबूती के साथ उसके जबड़े को पकड़ लिया और कस के दबाते हुए गुस्से से बोल, राठौर को ऐसी जुबान सुनने की आदत नहीं है। अपने टोन को देखो, ऐसी बात कर रही हो जैसे मेरी माँ हो तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे आदमी के सामने इस लहजे में बात करने की? पारुल की सांस गले में अटक गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे तो सांस लेना ही मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे उसकी सांस टूटने लगी। छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो। अचानक से कमरे में यह आवाज सुनकर निधि जग जाती है। उसने देखा कि उसके बगल में लेटी पारुल अपनी आंखें बंद किए हुए हाथ को ऊपर करके खुद को छुड़ाने की बात कर रही थी। निधि ने उसे जब झकझोर कर जगाया तो वह एकदम से डर कर जब गई, तब जाकर उसे समझ में आया कि यह एक बुरा सपना था। एपिसोड 7 एक्सीडेंटली किस। पारुल पसीने से तार बदल हो चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा था। पारुल की यह हालत देखकर निधि एकदम से डर गई थी। उसने पारुल की ओर देखा और उसे गले से लगाकर शांत करने की कोशिश करते हुए बोली, पारुल शांत हो जाओ, क्या हुआ है? तुम इतनी ज्यादा क्यों डर गई हो? कोई बुरा सपना देखा क्या? हम पारुल शिक्षक रही थी। उसकी आंखों में भी आंसू आ चुके थे। जिस शख्स का चेहरा नहीं देख पाए थे, जिस शख्स की आवाज और बातों से ही वह इतना ज्यादा घबरा गई थी, अगर वह सामने आया तो। नहीं नहीं, ये सिर्फ सपना था। पारुल, तू बेकार में टेंशन ले रही है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा और तू अकेली थोड़ी ना है। अंकल आंटी निधि भी तो है तेरे साथ। पारुल अपने आप को संतोष दिलाने की कोशिश कर रही थी। वह तरह तरह की बातें सोचकर अपने मन को बदलने की कोशिश कर रही थी। निधि उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे पारुल कोई छोटी बच्ची है और निधि उसकी केयर कर रही है। निधि के हाथ उसके बालों को सहारा रहे थे। निधि इस वक्त उसे देखकर बहुत घबरा गई थी। निधि ने धीरे से कहा, पारुल, तू मेरी दोस्त है और मेरे साथ है। अगर तुझे किसी भी चीज की जरूरत है या फिर परेशानी है तो एक बार मुझे बताना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ। यकीन करो मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। निधि की यह बात सुनकर पारुल के चेहरे पर स्माइल आ गए। निधि भले ही उतनी कॉन्फिडेंट, उतनी स्मार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वह दिल की बहुत अच्छी है। उसकी प्यारी बातें सुनकर पारुल को भी धीरे धीरे नींद आने लगी। निधि ना जाने कब तक उसे सांत्वना देती रही। सबके जागने से पहले ही पारुल जाग चुकी थी। आज तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि आज से उसके जिंदगी का नया सफर शुरू होने वाला था। आज का दिन उसके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल था। अंकल, क्या यहाँ आसपास कोई मंदिर नहीं है? एक्चुअली बात यह है कि आज मेरे जिंदगी का बहुत खास दिन है, इसलिए मैं सबसे पहले माता रानी का आशीर्वाद लेना चाहती हूँ।
हाँ बेटा, है ना, यही थोड़ी ही दूर पर एक छोटा सा मंदिर है। निधि के साथ जाकर माता रानी के दर्शन कराओ, ये तो और अच्छी बात है। कन्हैया प्रसाद जी ने खुश होकर कहा। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। उसने निधि की ओर देखा और फिर दोनों सहेलियां मंदिर की ओर निकल गई। निधि ने वाइट जीन्स पहनी हुई थी, ऊपर वाइट रंग की टॉप। उसका लुक एकदम सिंपल था लेकिन फिर भी बहुत क्यूट लग रही थी। जबकि पागल ने डार्क रेड कलर की अनारकली सूट पहनी हुई थी, दुपट्टे गले में लगाया हुआ था। उसका मेकअप भी एकदम न्यूड था, बिल्कुल स्किन टोन से मैच करता हुआ। देखने में वह भी बहुत प्यारी लग रही थी। यार तू कितनी ज्यादा बोरिंग है, निधि ने मुंह बनाकर कहा। क्यों, क्या हुआ, ऐसा क्या कर दिया है मैंने? उसने सवालिया नजरों से निधि की ओर देखा। और क्या कहूँ मैं तुम्हें यार, दिल्ली आई हूँ कुछ नया करने की, सोचो क्या मंदिर, यार मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऐसी जगह। पागलों जैसी बातें क्यों कर रही होगी, मंदिर माँ को शांति पहुँच जाता है। मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पर आकर इंसान को संतुष्टि मिलती है। कई बार हमें लगता है कि हमारा अपना कोई नहीं, लेकिन जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमें आवाज होता है कि यह जीवन कितना जरूरी है। मंदिर हमें एक सकारात्मक ऊर्जा देता है। क्या तुम ये बात नहीं जानती? बस करो यार, यह सब कुछ बुढ़ापे में ठीक लगता है, अभी तो जमाने के दिन है, कुछ ऐसा करो जो कभी ना किया हो। निधि ने उसके बात को काटते हुए कहा। पारुल मुंह बनाकर बोली, तुमसे तो बहस में जितना ही मुश्किल है। अच्छा तुम एक काम करो, अगर तुम्हें मंदिर में नहीं जाना तो फिर तुम यही बाहर वेट करो, मैं माता जी के दर्शन करके आता हूँ। ठीक है। निधि वही बाहर खड़ी थी और पारुल अंदर दर्शन के लिए चली गई। अचानक निधि को लगा जैसे उसने कोई जाने पहचाने से शक्ल देख ली है। निधि को लगा कि शायद यह वही लड़का है जो कल रात गार्डन में भी मिला था। निधि के चेहरे पर अचानक से मायूसी आ गई, फिर ना जाने क्यों उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गई और उसके दिमाग में शरारती ख्याल आ गया। निधि उसे लड़के को फॉलो करने के लिए दबे पांव वहां से चली गई। जाने से पहले उसने एक नजर मंदिर की ओर देखा। मंदिर में तो अभी बहुत भीड़ है, उसे वापस आने में आधे घंटे तो लग ही जाएंगे, तब तक तो मैं आराम से स्माइलिंग फेस हुए स्माइल करते हुए वहां से चली गई। लगभग 5 मिनट बीते होंगे कि पारुल मंदिर से बाहर निकली। उसने देखा कि निधि वहां नहीं है। निधि को वहां न देखकर वह एकदम से घबरा गई, उसे लगा कि शायद निधि कहीं खो गई है। लेकिन ये जगह तो उसने कहीं बातें की होगी और इतना जल्दी वह को कैसे सकती है। मैं बेकार में टेंशन ले रही हूँ, थोड़ी देर तक यही इंतजार करती हूँ, हो सकता है किसी काम से कहीं गई हो, वापस आकर मुझे यही ढूंढे। बड़ी मुश्किल से उसने 2 मिनट तक उसका वेट किया, पर अब उसके लिए वेट करना मुश्किल था। वह उसे ढूंढने लगी, हालांकि वह उसे जगह को ठीक से नहीं जानती थी, पर उसके लिए इन सब बातों से जरूरी थी निधि। काफी ढूंढने के बाद उसे निधि नहीं मिली। निधि जब वापस आई तो उसने देखा कि अभी भी पारुल वहां नहीं थी। निधि पारुल को ढूंढने लगी, पारुल निधि को। हे भगवान की लड़की पता नहीं कहाँ चली गई, अगर आज पहले दिन ही ऑफिस में लेट पहुंचेंगे तो बस क्या हाल करेंगे। निधि घबराते हुए अपने आप से बोली, पता नहीं निधि कहाँ है, अगर उसके बिना घर गई तो अंकल और आंटी को क्या जवाब दूंगी। दूसरी तरफ पारुल अपने मन में ये सोचती हैं। शिवपाल सिंह राठौर की गाड़ी जब मंदिर के सामने आकर रुकी तो उसने गुस्से में मैनेजर विहान को दिया। क्या हुआ, मुझे इस तरह से घूर कर क्यों देख रहे हो? विहान ने शिवाय की ओर देखा और फिर गाड़ी से निकाल कर शिवाय को भी उतरने के लिए कह। यह क्या बदतमीजी है, तुम जानते हो ना मुझे मंदिर आना पसंद नहीं है, तो फिर क्यों यहाँ आकर गाड़ी रोक दिया है तुमने? उसने जब गुस्से से यह बात ध्यान से कही तो विहान ने मुस्कुराते हुए बड़े ही पॉलिटली अंदाज में जवाब दिया, ये बात मुझसे नहीं बल्कि दादी से पूछो, उन्होंने कहा है कि तुम्हें आज मंदिर जाना होगा और यह सामान भी दिया है तुम्हें माता रानी को चढ़ाने के लिए। क्या कहा तुमने? तुम मेरे पीठ पीछे मेरी दादी से मिले और तुमने मुझे बताया भी नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, दरअसल दादी नहीं कहा था कि मैं तुम्हें ना बताऊं। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे मंदिर जाना पसंद नहीं है और यह बात जानते हुए भी तुमने उनसे ये सारे सामान ले लिए। यार बस भी करो, इतना नफरत गुस्सा ठीक नहीं है, और भगवान से कैसे शिकायत। विहान मैं तुम्हें एक ही बात बार बार नहीं समझना चाहता, अगर तुम्हें समझना है तो समझो वरना रहने दो।
विहान उसकी बात नहीं मानने वाला था। उसने जबरदस्ती सारा सामान उसके हाथ में थमा दिया और खुद ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ गया। उसे अच्छे से मालूम था कि अगर वह उसके साथ रहा तो वह जबरदस्ती वह सामान उसे थमा देगा। उसने गाड़ी में बैठे बैठे शिवाय की ओर देखा और बोला, शिवाय अब खड़े क्यों हो? शिवाय वह थाली लेकर आगे की ओर बढ़ा। अचानक उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली तस्वीर तैरने लगी। वह तस्वीर उसके अतीत के यादों से जुड़ी हुई थी। उन तस्वीरों को देखकर उसने कस के अपनी आंखें बंद की। गुस्से से उसका चेहरा टमटमा गया था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी किसी का खून कर देगा। दूसरी तरफ विहान गाड़ी में बैठा हुआ था कि तभी उसके मोबाइल फोन पर किसी का कॉल आया। वह गाड़ी से उतरकर दूसरी तरफ बात करने के लिए चला गया। शिवाय ने जब देखा कि विहान उसकी ओर नहीं देख रहा है तो शिवाय ने वह पूरी थाली फेंक दी। थाली का नारियल उड़कर सीधे पारुल के सिर पर जा लगा। पारुल पहले से ही निधि को ढूंढने के लिए परेशान थी। ऊपर से जब यह नारियल का गोला उसके सर से टकराया तो उसे लगा जैसे उसका सर ही फट जाएगा। उसने अपने सिर पर हाथ रखा और बड़ी मुश्किल से अपने दर्द को कंट्रोल किया। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसके सिर पर हल्का सा कट लग गया था। उसने गुस्सा की और देखो नीचे प्रसाद के तल से गिरे किले पर उसका पैर पड़ गया और वह फिसलते हुए सीधे शिवाय के ऊपर जा गिरी। एपिसोड 8 तकरार। पारुल और शिवाय एक दूसरे के इतने करीब थे कि दोनों को एक दूसरे की सांसें तक महसूस हो रही थी। शिवाय के कपड़ों से आई हुई परफ्यूम की खुशबू बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव। अपनी पूरी लाइफ में इससे परफ्यूम की इतनी ज्यादा अच्छी फ्रेग्रेंस नहीं महसूस किया था। एक पल के लिए तो उसकी आंखें ही बंद हो गई थी। अचानक से दोनों एक दूसरे से एक झटके में अलग हो गए। शायद दोनों होश में आ चुके थे और उन्हें समझ में आ चुका था कि अभी अभी क्या हुआ। What the hell are you doing? शिवाय ने गुस्से से आंखें दिखाते हुए पारुल से कहा। अच्छा, तो इंग्लिश बोलकर तुम मुझे दबाना चाहते हो? ओ मिस्टर, जाकर इंग्लिश कहीं और झरना। मैं तुम्हारी इंग्लिश सुनकर डरने वालों में से नहीं हूँ। वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली। उसकी बात सुनकर शिवाय गुस्से से बोला, क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी करीब आने की? बकवास मैं नहीं बल्कि तुम कर रहे हो। मेरा दिमाग खराब है जो मैं तुमसे अंग्रेज के बच्चे के करीब आने की कोशिश करूंगी। मेरा बस चले तो तुम जैसे लोगों को। वह आगे कुछ कहती उससे पहले शिवाय एकदम उसके करीब आ गया। उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़े ही जुनूनियत के साथ कहा, मुझे तुम जैसी लड़की के साथ बहस करने का कोई शौक नहीं है। अब निकलो यहाँ से। ये शब्द कहते हुए उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपनी बात खत्म की और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसकी बात सुनकर पारुल को बहुत इंसल्ट महसूस हुई। वह एकदम से उसके सामने आ गई और अपने दोनों हाथ को बांधकर उसके सामने खड़ी हो गई और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली, शौक तो मुझे भी नहीं है कि मैं तुम जैसे लोगों की शक्ल भी देखूं। लेकिन वह क्या है ना, बदतमीजी करने वाले लोग मुझे जरा सा भी पसंद नहीं आते हैं। अभी अभी आपने जो चढ़ावा मुझ पर चढ़ना है उसका जरा सा भी गिल्ट आपके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा है। वॉचधवा। शिवाय कंफ्यूज था कि वह किस बारे में बात कर रही है। पारुल ने नारियल का गोला दिखाते हुए कहा, प्रसाद आपने चढ़ाया है ना मुझ पर, तो मुझे भी तो आप पर चढ़ाना होगा। वह क्या है ना मिस्टर इंग्लिश, मैं किसी का उधार नहीं रखती, और आप जैसे बनावटी विलायती लोगों का उधार तो बिल्कुल नहीं। इतना कहकर उसने नारियल के गले को पूरे फोर्स के साथ उसकी ओर दिखाए। उसके एक्सप्रेशन और उसके एक्टिविटी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी वह उसे नारियल की गोली से उसका सर फोड़ देगी। बेवकूफ लड़की, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? इससे लग जाएगी मुझे। शिवाय घबराकर कहता है, कुछ नहीं होगा, देखो ना, मुझे भी ज्यादा नहीं लगा है, बस 2 टांके लगाने पड़ेंगे। उसने अपने सिर के चोट को दिखाते हुए कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह। शिवाय ने जल्दी से अपनी जेब से पैसे निकाले और नोटों की गड्डी उसके हाथ में रख दिया और बोला, मैं जानता हूँ कि तुम ये नाटक क्यों कर रही हो। तुम्हें पैसे चाहिए ना, ये लो पैसे। इतने पैसे शायद ही तुमने एक साथ देखे होंगे। अब तो मुझे जाने दो।
शिवाय के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे लगा कि शायद उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। शिवाय किसी जीते हुए शेर की तरह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चलता हुआ अपनी गाड़ी के पास पहुंचा। वह बैठने वाला था कि तभी उसके पास पहुंच गई। पारुल ने उसका हाथ पकड़ा और उसके पैसे उसके हाथ में रखकर उसकी मुट्ठी बंद कर दी और फिर उसकी ओर देखकर सार्कास्टिक मुस्कान के साथ बोली, इस दुनिया में पैसों के अलावा भी बहुत सारी चीज एग्जिस्ट करती है, पर शायद तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बताया नहीं है। खैर मिस्टर इंग्लिश, मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझे खरीदने की कोशिश कर रहे हो, पर कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ तुम ऐसा करके मुझे संतुष्ट करना चाहते हो, पर मुझे इन पैसों से कोई संतुष्टि नहीं मिलने वाली। अगर मुझे जो संतुष्टि दे सकती है वह एक चीज है और वह मैं करके खुद को सेटिस्फाई कर लूंगी। तुम्हें मेरे लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वह सवालिया नजरों से उसकी ओर देख ही रहा था कि तभी बिना सोचे समझे उसने उसे नारियल की गोली को उठाया और फिर पूरी ताकत लगाकर इसमें उसके फ्रंट मिरर पर मार दिया। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही इसमें स्माइल करते हुए उसकी ओर देखा और बोली, तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुमने मेरे सिर पर मारा, लेकिन मैं तुम पर दया करके बहुत सजा तुम्हें ना देकर एक म्यूजिक गाड़ी को दी है। सोचो मैं कितनी ज्यादा महान हूँ। पागल लड़की, तुम्हें पता भी है उसकी कांच कितनी महंगी है? पूरे 7 लाख की कांच है वह, जिसे तुमने अभी अभी तोड़ी है। अच्छा जी, ऐसी कौन से हीरे मोती जड़े हुए थे उस कांच में जो इतनी महंगी है? और वैसे भी दूसरों को ऐसे पैसे बांट रहे हो तो जरूर तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं होगी। तो फिर यह पैसे का रोना मेरे पास मत रोवो। एक तो तुमने मेरी गाड़ी की कांच तोड़ दी, ऊपर से बदतमीजी भी ऐसा कर रही हो। क्या तुम्हें मुझसे जरा सा भी डर नहीं लगता? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्यों? प्रश्नवाचक चिन्ह। कहीं के राजा हो तुम जो मैं तुमसे डरूं? तुम्हारी जनता होने के नाते। ओ मिस्टर इंग्लिश, अपनी यह नवाबी अपने नौकरों पर दिखाना बस करो। एक तो मेरी इतनी महंगी कांच तोड़ दे, ऊपर से बदतमीजी के सारे लेवल पर करते हुए आगे बढ़ती जा रही हो। चुप हो जाओ वरना तुम्हारी यह गलती बहुत भारी पड़ सकती है तुम पर। उसकी यह बात सुनकर पारुल को भी गुस्सा आया। वह भी गुस्से में कुछ खाने ही वाली थी कि तभी निधि वहां पहुंच गई। आई एम सॉरी सर, एक्चुअली यह शहर में नई नई आई है, इसे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता, प्लीज माफ कर दीजिए। निधि ने बात को बीच में काटते हुए शिवाय से माफी मांगते हुए कहा। स्टॉप इट निधि, तुम इस घमंडी आदमी से माफी क्यों मांग रही हो? और वैसे भी गलती मेरी नहीं थी, सारी गलती इस आदमी की थी, फिर तुम क्यों माफी मांग रही हो? सर प्लीज इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, यही तो पागल है, अभी नहीं शहर में आए हैं, इसे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता, कर प्लीज माफ कर दीजिए। निधि जानती थी कि अगर पारुल यहाँ रही तो और बात को बिगाड़ देगी, इसलिए वह उसका हाथ पकड़कर वहां से खींचते हुए लेकर जाने लगी। पारुल निधि के साथ जा तो रही थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान शिवाय की तरफ था। वह बार बार मुड़कर शिवाय की ओर देख रही थी और आंखों के इशारों से कह रही थी कि आज तो बच गए, लेकिन अगली बार मिले तो तुम्हारी खैर नहीं। एपिसोड 9 आमना सामना। निधि उसे जब घर लेकर आई तो दोनों निधि के कमरे में गई। दीदी, आज तुमने जो किया वह बहुत गलत किया। क्या जरूरत तुम्हें बीच में आने की? पारुल की बात सुनकर निधि ने उसकी ओर देखा और बोली, पारुल अपने दिमाग को ठंडा रखो, और क्या जरूरत है हर किसी के मुंह लगने की, माना कि उसे हो गई गलती। चलो छोड़ो इस बात को, जाने देते हैं, अगर थोड़ा सा और देर करेंगे तो ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा। पारुल ने मैं खुद को थोड़ा शांत किया और फिर वह भी ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगी। आज उसका पहला दिन था। ऑफिस जाने से पहले उसने कन्हैया प्रसाद जी के और उनकी पत्नी के पांव छुए। उसने हल्के नीले रंग की नायरा सूट पहनी हुई थी, गले में दुपट्टा और चेहरे पर एक पॉजिटिव मुस्कान। उसके चेहरे का लुक एकदम नेचुरल लग रहा था। पारुल को तो ज्यादा टेंशन नहीं थी क्योंकि वह पहले से ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन निधि का बुरा हाल हो गया था। निधि भूल ही नहीं पा रही थी कि अभी थोड़ी देर पहले पारुल क्या करने वाली थी। अगर और थोड़ी देर लगाए होती तो पता नहीं ये लड़की क्या कर बैठी हो, तो अच्छा हुआ जो मैंने इन वक्त पर देख लिया। निधि अपने कलेजे पर हाथ रखकर अपने मन में सोच रही थी। पूरे 1 घंटे रास्ता तय करने के बाद आखिरकार उनके ऑफिस आ गया था। अंदर जाने से पहले पारुल ने अपने ईश्वर को याद किया।
फिर उसने ऑफिस में कदम रखा। जब वह ऑफिस में पहुंची तो सारे लोग उसे देखकर हैरान थे। शायद वह लेट हो गई थी क्योंकि उसके जाने से पहले ही पूरा ऑफिस भर गया था, सारे स्टाफ आ चुके थे। निधि ने डरते हुए चारों ओर नजर घुमाए और फिर बोली, लगता है कि आज मेरी बैंड बजाने वाली है, आज से पहले इतना लेट कभी नहीं आई हूँ। निधि की दरी और सनी बात सुनकर पारुल ने उसे कॉन्फिडेंट करने की कोशिश की और बोली, तुम एक काम करो, तुम अपने डेस्क के पास जाओ, मेरा जो भी प्रोसीजर है मैं खुद कर लूंगी। आर यू श्योर? तुम्हें मेरी हेल्प नहीं लगेगी? निधि ने सवालिया नजरों से उसकी ओर देखा। अरे नहीं बाबा, मैंने कहा ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, तुम जाओ। निधि को भेजकर उसने गहरी सांस ली। सबसे पहले वह रिसेप्शन के पास गई। उसने जब रिसेप्शनिस्ट से अपना नाम बताया तो उसने पॉजिटिव स्माइल के साथ कहा, हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर उसने न जाने कहाँ कॉल लगाया और फोन पर बातें करने के बाद उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और फिर पारुल को लेकर एक केबिन में चली गई। मैडम, यहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकती हैं और यहीं पर आपको आपकी आइडेंटिटी कार्ड मिलेगी। रिसेप्शनिस्ट वहां से चली गई। उसके जाने के बाद लगभग 5 मिनट बीते होंगे कि हल्की हल्की परफ्यूम की खुशबू से महसूस हुई। वह उठकर खड़ी हो गई। 3 पीस सूट पहने हुए एक शख्स ने अंदर की ओर कदम रखा। पारुल ने उसे देखा तो देखते ही रह गई। वह देखने में बहुत ही गुड लुकिंग था। पारुल उसे बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। यह कोई और नहीं बल्कि विहान था, शिवाय का मैनेजर। विहान ने सभी डॉक्यूमेंट को देखने के बाद डॉक्यूमेंट को उसके सामने रखा और बोला, मिस पारुल, यह आपका कॉन्ट्रैक्ट है, इसे ठीक से पढ़ लीजिए क्योंकि यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही ज्यादा और उसे आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। सारी शर्तें मंजूर हो तभी आप इस ऑफिस में काम कर सकती हैं। पारुल ने अपने मन में सोचा, ऐसा भी कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बना होगा, कम से रिलेटेड बातें ही तो होगी। पारुल ने एक बार भी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं समझी और तुरंत सिग्नेचर करके विहान को दे दिया। मिस परलिया, क्या कर रही है? आपको एक बार कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेना चाहिए था। सर, मुझे बिलीव है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा नहीं लिखा होगा जिससे मुझे कोई दिक्कत होगी। विहान ने एक प्यारी सी स्माइल पास की और बोला, यह आपकी आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड को जब उसके हाथ में हमारा तो उसे देखकर वह बहुत ज्यादा खुश हुई। फाइनली अब उसे जॉब मिल चुकी थी। ठीक है, फिर आपको आज से ही ज्वाइनिंग करनी होगी। बाकी क्या करना है, इसमें सारी चीज लिखी हुई है। उसने एक फाइल उसके हाथ में थमा और वहां से चला गया। जाने से पहले दरवाजे पर पहुंचकर उसने एक नजर फारूक की ओर देख। वाकई में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अगर मासूमियत और खूबसूरती को एक चेहरा दिया जाता तो वह चेहरा पारुल का बनता। उसके चेहरे पर अनजाने में ही स्माइल आ गई और वहां से चला गया। उसके जाने के तुरंत बाद है उसमें एक नजर अपनी आइडेंटिटी कार्ड को देखा और फिर स्माइल करते हुए खुद से बोली, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मुझे इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिला है। लेकिन ये सच है पारुल, वह अपने आप को अप्रिशिएट करते हुए बोली। थोड़ी देर बाद जैसा कि उसे इंटरेक्शन मिला था, वह एक ऑफिस स्टाफ के साथ कंपनी के बॉस के केबिन में गई। उसने 2 बार नॉक किया। परमिशन मिलने के साथ ही वह एकदम खुश होकर केबिन में पहुंची। जम्मू केबिन में पहुंची तो उसने देखा कि कंपनी के बस में अपना चेहरा दूसरी तरफ किया हुआ था। जैसे ही तू अंदर गई दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो गया। मिस पारुल, अपने वक्त देखा। आप जिस टाइम के हिसाब से आए हैं उसे हिसाब से तो मुझे अभी आपको कम से निकाल देना चाहिए। खैर, मैं आपको एक और मौका दे रहा हूँ, क्या आप एक्सप्लेन कर सकती हैं कि आपको आने में देरी क्यों हो गई? सख्त और कड़कती आवाज को सुनकर एक पल के लिए तो वह डर ही गई थी, लेकिन अगले ही पल वह अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए अपने पक्ष को रखना शुरू कर देती है। आई एम सॉरी सर, मैं जानती हूँ मुझे आने में देरी हो गई, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपको यकीन नहीं होगा, आज एक सिरफिरे ने मुझ पर ऐसा अटैक किया कि मुझे लगा कि मेरी जान ही निकल जाएगी। आपको बताना नहीं सकती कि मैं कैसे उस पागल सन की आदमी से बचकर आई हूँ। उसे याद करके मेरी सांसें अभी तेज हो जा रही है। अच्छा, ऐसा भी क्या कर दिया था उसने? शिवाय के सवाल को सुनकर उसने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा, सर, उसने मुझ पर नारियल से अटैक कर दिया था।
वह तो मेरा नसीब अच्छा था जो मैं बच गई। मुझे पूरा विश्वास है कि उसने जानबूझकर मुझे करने की कोशिश की होगी। वह तो उसका बैड लक था जो मैं बच गई। नारियल की बात सुनकर शिवाय के दिमाग की बत्ती जली। आज सुबह जो लड़की टकराई थी उसके बात करने का टोन और आवाज बिल्कुल ऐसा ही था। शिवाय ने अपनी कुर्सी मोड़ी। जैसे ही उसने पारुल को देखा उसका मुंह खुला का खुला रह गया। और पारुल की नजर जब अपने बॉस पर पड़ी तो उसके हाथ से फाइल छूटकर नीचे गिर गई। ऐसा लगा जैसे उसे सदमा लग गया हो। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो गए थे। किसी को भी अपनी आंखों पर भी विश्वास नहीं हो रहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये पागल मेरा बॉस कैसे हो सकता है? अगर सच में यह मेरा बॉस हुआ तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन इस आदमी के साथ काम नहीं करूंगी। ये बेवकूफ लड़की मेरे ऑफिस में, अगर पहले ही मैं डॉक्यूमेंट ठीक से पढ़ी होती तो शायद कुछ हो सकता था। खैर कोई नहीं, इसने मेरे साथ जो बदतमीजी की है उसकी कीमत तो मैं आराम से वसूल सकता हूँ। ये सोचकर उसके चेहरे पर एक डेविल मुस्कान आ गई। एपिसोड 10 धमकी। मैं यही काम करूंगी। पारुल को देखकर जितना शिवाय शॉक था उतना ही पारुल भी उसे देखकर शॉक थी। नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये बदतमीज आदमी मेरा बॉस हो ही नहीं सकता। वह अपने दोनों गालों को थपथपाती है और बार बार अपनी आंखें बंद करके खोलने की कोशिश करती है ताकि उसे एहसास हो सके कि यह सच नहीं है। पागलों की तरह हरकतें करना बंद करो। वह तेज आवाज में गुस्से से डांटता है। क्या हरकत कर रही हो तुम? पारुल बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। शिवाय आगे कुछ भी कहता उससे पहले पारुल बिना सोचे समझे उसके केबिन से बाहर निकालकर भाग गई। वह सीधे निधि को ढूंढते हुए उसके डेस्क के पास पहुंची। अचानक से निधि ने उसे देखा तो वह कुछ रिएक्ट करती उससे पहले पारुल उसका हाथ पकड़ती है और उसे खींचते हुए ऑफिस से बाहर लेकर चली गई। पारुल, क्या कर रही हो? मेरा हाथ बताओ तो सही कि हुआ क्या? पारुल, मेरा हाथ छोड़ो। वह निधि का हाथ पकड़कर बाहर निकली और अचानक से उसका हाथ छोड़ दिया। क्या हुआ पागल, तुम ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? क्या हुआ ये तुम मुझसे पूछ रही हो? निधि, तुमने बताया क्यों नहीं? पारुल के शब्दों में नाराजगी थी। क्या नहीं बताया? ऐसी पहेलियां मत बनाओ। पारुल नेकलेस के उसकी बाजू पड़ी और फिर गुस्से से बोली, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मैं जिस कंपनी में काम करने वाली हूँ उसका बस वही है। निधि ने जब उसके मुंह से बात सुनी तो उसकी तो सिटी पिटी गुल हो गई। अब क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हाँ हूँ एक। अब मैं क्या करूं? अच्छा वह बात, वह तो मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। अच्छा, और कब बताने वाली थी तुम? पारुल की परेशानी और उसकी बातें सुनकर निधि को समझ में आ गया था कि फारूक इस कंपनी में जॉब नहीं करेगी। निधि ने गहरी सांस ली और बोली, पारुल, तुम्हें तो अच्छे से पता है कि तुम यहाँ जॉब पर क्यों आए हो, क्योंकि तुम्हारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। और एक बात, भले ही वह थोड़े स्ट्रिक्ट है लेकिन इंसान बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा तुम्हारी सैलरी भी काफी अच्छी है। आजकल जब मिलना बहुत मुश्किल है और तुम्हें मिली है तो तुम करना नहीं चाहती, फिर भी मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। अगर तुम इस वजह से जॉब नहीं करना चाहती क्योंकि शिवाय सर इस कंपनी के ओनर है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि परेशानियां तो हर जगह आती है। अगर हमें कुछ अच्छा करना है, जीवन में आगे बढ़ाना है तो परेशानियों से डरकर भागना नहीं बल्कि उनका सामना करना चाहिए। पारुल में उसकी बात सुनी, फिर उसे तिरछी आंखों से घर कर देखने लगी। उसके बाद से उसने कहा, तुम्हारी बात सही है लेकिन मैं उस बदतमीज आदमी के साथ काम नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, तुम्हें काम नहीं करना तो कोई बात नहीं, तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा। पारुल अपना डॉक्यूमेंट उसी केबिन में छोड़ आई थी। वह जब केबिन में पहुंची अपना डॉक्यूमेंट लेने तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मन में एक अजीब सा डर सता रहा था। उसने केबिन के बाहर लगे जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में शिवाय राठौर लिखा हुआ था। ये वही राठौर था जिसके आदमी उसे लड़की को बस से जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। पूरे दिल्ली में इसी का हुकूमत चलता है। इन सब बातों के बारे में सोच सोच कर उसके माथे पर पसीने की सिकज आ चुकी थी।
वह डरते हुए केबिन में पहुंचे। उसने वहां पड़ा अपना डॉक्यूमेंट उठाया और वहां से जाने ही वाली थी कि तभी, डर कर भागना चाहती हो? शिवाय उसे टोंट मारते हुए कहा। मैं क्यों डरूंगी, मुझे बस यहाँ नहीं करना। पारुल में अपना चेहरा दूसरी ओर करके बोली। शिवानी उसकी बात सुनी तो जोर जोर से हंसने लगा और अपनी जगह से उठकर और उनके पास आया। वह उसके एकदम करीब आ गए, उसकी आंखों में झांक कर देखने लगा। जो सच है वह बताओ। मुझे भी तुम जैसी लड़की को यहाँ नहीं रखना, जो इतनी डरपोक है कि मेरा सामना भी नहीं कर सकती। ऐसी लड़की मेरे साथ काम कैसे करेगी भला? तुम जैसी लड़की के लिए तुम्हारे काम का छोटा मोटा काम ही सही है, जहाँ पर तुम बच्चे को ट्यूशन दे सकती हो या फिर शादी करके अपने ससुराल जा सकती हो। किसी बड़े शहर में अपनी पहचान बनाना, अपने पैरों पर खड़ा होना या फिर काम करना तुम्हारे बस की बात नहीं। राठौर की यह सारी बातें सुनकर पारुल को मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर में उसने पारुल की ओर देखा और बोला, मैं तो तुम्हारी शक्ल देखकर ही समझ गया था कि तुमसे कुछ नहीं होने वाला। अब जाओ यहाँ से। अब तक तो पारुल सब कुछ सुन रही थी, लेकिन आखिरी में जब उसने कहा कि उसे कुछ भी नहीं होने वाला तो पारुल के आत्मविश्वास को बहुत ठेस पहुंची। पारुल अपने डॉक्यूमेंट को टेबल पर रख देती है और बोलती है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं काम नहीं कर सकती तो मैं भी आपको गलत प्रूफ करके दिखाऊंगी। आपको लगता है कि छोटे शहर की लड़की कुछ नहीं कर सकती, तो मैं आपके इस सोच को बदल कर रहूंगी। उसने बड़े ही एटीट्यूड के साथ राठौर की ओर देखा। उसका कॉन्फिडेंस देखकर राठौर के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। उसने उसकी ओर देखा और फिर बोला, मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक टिकती हो यहाँ पर। दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे दो दुश्मन आमने सामने खड़े हो। अभी 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि तभी एक खूबसूरत सी लड़की, जिसने वन पीस ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके थाई तक थी। देखने में वह लड़की काफी मॉडर्न लग रही थी। उसके बाल सिल्की रेशम की तरह, वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। वह केबिन में पहुंच गई थी। शिवा की नजर जैसे उसे लड़की पर पड़ी, उसने पारुल की ओर देखा और बोला, अब क्या तुम्हें इनविटेशन देना पड़ेगा? जो यहाँ से जब तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूंगा। पारू को तो उसके हर एक शब्द को सुनकर ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उसे लड़की को उसके केबिन में देखा, मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था, ये किस तरह का आदमी है। एक पैसे की शर्म नहीं है। अगर लड़की को बुलाना नहीं है तो अपने घर पर बुलाए, लेकिन इसने तो ऑफिस को ही। खैर, मुझे क्या करना है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।